नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा वीडियो अपलोड कर रहा हूं बजट रिलेटेड और डिफिसिट रिलेटेड जो 99% किताबों में, पुस्तकों में, चाहे आप जितना भी उसको ऑथेंटिक समझते हैं, सही नहीं दिया हुआ है। तो ये पहला मेरा वीडियो है जो मैं अपील करता हूं कि सभी लोग इसको देखें ताकि ये जो क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है आप समझ सकें, और जो भ्रांतियां हैं जो लोग नहीं समझ पाते हैं, यहां तक कि मैं देखता हूं इकोनॉमिक्स का टीचर भी इसे गलत समझता है। किताब तो सब गलत लिखा ही लिखा गया है 99.9% किताब में। जो यूपीएससी के लिए सबसे टॉप मोस्ट बुक इंग्लिश मीडियम में है उसमें भी गलत लिखा हुआ है, नाम नहीं लूंगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और पूरे वीडियो को देखने के बाद आप डिसाइड करिएगा कि क्या आपको बजट डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो गए या नहीं। और मुझे कमेंट करिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद किसी तरह का आपको कंफ्यूजन नहीं होगा तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक वीडियो और मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर सकें। इकोनॉमिक्स का मतलब है दिग्विजय इकोनॉमिका। दोस्तों, आइए हम बात करें आज बजट डेफिसिट और कैपिटल डेफिसिट के ऊपर। बहुत ही डिस्प्यूटेड टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इसमें लोग असहज महसूस करते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बिल्कुल नहीं है। देखिए, यहां आप बिल्कुल समझ रहे हो कि बजट दो भागों में बटा है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। इसको मैं पहले दिन से बता रहा हूं कि बजट एक राजस्व बजट में बटा है और दूसरा पूंजी बजट में बटा हुआ है। अब देखिए, जब मैं राजस्व बजट कहता हूं तो एक है इसका पार्ट रेवेन्यू रिसीट्स, राजस्व प्राप्तियां, और दूसरा इसका पार्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय। इसी तरह जब मैं कैपिटल बजट की बात करता हूं तो इसमें भी दो तरह के पार्ट है, कैपिटल रिसीट्स सीआर और कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजी व्यय। अब जरा देखिए आप, अगर मैं कहता हूं रेवेन्यू डेफिसिट तो रेवेन्यू डेफिसिट रेवेन्यू बजट से संबंधित होगा। अब रेवेन्यू डेफिसिट उत्पन्न कब होगा? जब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा होगा रेवेन्यू रिसीट से, जब राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से ज्यादा है। मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू रिसीट्स है, ऐसे रिसीट्स हैं जो गवर्नमेंट की आमदनी है, जो गवर्नमेंट के ऊपर किसी तरह की लायबिलिटी जनरेट नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट की इनकम है, इसमें टैक्स और नॉन टैक्स आते हैं। और जब गवर्नमेंट की जो रिसीट्स है, आमदनी है, एक तरह से आप सैलरी मानिए, टैक्स और नॉन टैक्स, क्योंकि उसे वापस नहीं करती है, किसी तरह की लायबिलिटी जनरेट नहीं हो, उससे ज्यादा अगर राजस्व खर्च करे। अब राजस्व खर्च कौन सा खर्च है? जो इकोनॉमी को रन करने के लिए वो चलाती है, मेंटेनेंस के लिए खर्च करती है, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट कहिए, आप सब्सिडी कहिए, इसमें डिफेंस के ऊपर भी कुछ खर्च है जिसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया, उसे आप देखिएगा। तो जब जो गवर्नमेंट है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो इकोनॉमी को रन करने के लिए चाहिए, जो कंजम्पटिव नेचर के, रनिंग नेचर के एक्सपेंसेज है, उससे ज्यादा खर्च करेगी तो यहां पे रेवेन्यू डेफिसिट उत्पन्न होगा। अब देखो, जब कोई कहता है कैपिटल डेफिसिट या कैपिटल बजट के बारे में, तो कैपिटल डेफिसिट किस बजट से संबंधित होगा? इस कैपिटल बजट से संबंधित होगा। और कैपिटल डेफिसिट तब होगा जब गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसीट से ज्यादा हो। जैसे यहां पे था, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसीट्स से ज्यादा हो जाए तो यहां पे कैपिटल डेफिसिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीडी, कैपिटल डेफिसिट। और यहां पे अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका रेवेन्यू डेफिसिट, आरडी। आप इसे समझ सकते हैं। तो देखो, रेवेन्यू डेफिसिट संबंधित है रेवेन्यू बजट से और कैपिटल डेफिसिट संबंधित है कैपिटल बजट से। और अगर इन दोनों के डेफिसिट को अगर आप जोड़ दो तो यही आ जाएगा बजट डेफिसिट। सीधी सी बात है। व्हाट इज बजटरी डेफिसिट? पूरे बजट का घाटा। और पूरे बजट में चूंकि दो ही पार्ट है, एक रेवेन्यू बजट और दूसरा कैपिटल बजट, तो रेवेन्यू बजट में जो डेफिसिट है वो प्लस कैपिटल बजट में जो डेफिसिट है वो अगर हम जोड़ दें तो अगर आप बजट डेफिसिट कहें यहां पे, अब देखिए मैं यहां बजट डेफिसिट लिख रहा हूं, तो बजट डेफिसिट क्या होगा दोस्त? रेवेन्यू डेफिसिट आरडी और प्लस कैपिटल डेफिसिट सीडी। अगर इस दोनों को हम जोड़ दें तो यही आ जाएगा पूरे बजट का डेफिसिट, जिसे आप बजटरी डेफिसिट भी कहते हो। यहां तक बहुत सामान्य चीज मैं बता रहा हूं, आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है जो लोग नहीं समझते हैं। अगर आप किताबों में देखेंगे तो बहुत हद तक किताबों में एक तो बजट डेफिसिट के बारे में और कैपिटल डेफिसिट के बारे में बड़ी भ्रांतियां। अब देखो क्या है, आप जानते हो कि भारत में हमेशा ही रेवेन्यू डेफिसिट होता है, आरडी होता है। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है कि गवर्नमेंट अपने टैक्स और नॉन टैक्स, जो गवर्नमेंट की इनकम है, उससे ज्यादा
खर्च कर रही है, और वो ऐसा खर्च है जो एक तरह से आप अनप्रोडक्टिव मान सकते हो, रनिंग मान सकते हो, कंजप्टिव मान सकते हो, जो इकोनॉमी को रन करने के लिए चाहिए। मतलब ब्याज दे रही है, देश के अंदर देश के बाहर सब्सिडी पे खर्च कर रही है, पेंशन के ऊपर खर्च कर रही है, सैलरी के ऊपर खर्च कर रही है, कुछ मेंटेनेंस वर्क कर रही है, ग्रांट्स दे रही है। ये जो खर्चे हैं ना, वो टैक्स और नॉन टैक्स से ज़्यादा है, तो भारत सरकार में हर साल रेवेन्यू डेफिसिट है। आप समझिए, मेरी सैलरी है मान लीजिए 80,000, और मुझे रेंट मिलता है 10,000, 90,000, और कोई इनकम जो मुझे कंटिन्यूअस मिल रहा है, जैसे मान लो कि मेरे पास एक गाड़ी है, ओला और उबर की मैंने चलवा दिया है, 10,000 उससे मिलता है। तो ये जो टोटल मेरी इनकम है, वो ऐसी इनकम है जो कोई लायबिलिटी जनरेट नहीं करती है। ना तो मैं सैलरी अपने ऑफिस को दूंगा, ना ही जो मुझे किराएदार दे रहा है 10,000 रुपया उसको दूंगा, और ना ही जो मैंने एक गाड़ी ओला उबर में डाली है 10,000 महीने कमा के दे रहा है मैं उसे वापस करूंगा। तो ये जो 1 लाख रुपए, 80,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000, ये मेरी इनकम है। लेकिन अगर मेरी मंथली खर्चे 1,20,000 है, मंथली खर्च किसके ऊपर? पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर, एसी के ऊपर, खाने पीने के ऊपर, तमाम इन चीज़ों के ऊपर, कपड़े के ऊपर, जूते के ऊपर, बाहर जाके डिनर करने के ऊपर, मूवी देखने के ऊपर, अगर ये 1,20,000 है तो माइनस 20,000 रुपये ये रेवेन्यू रिसीट्स है। इसी को बोलेंगे आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। तो भारत सरकार में आप देखोगे लगातार रेवेन्यू डेफिसिट है। गवर्नमेंट अपने इनकम से ज्यादा करेंट और कंजम्पटिव नेचर के खर्च कर रहे हैं, इसमें कोई दुराय नहीं है कि भारत सरकार में हर साल आप रेवेन्यू डेफिसिट देखोगे। गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा है, इसलिए आरडी की सिचुएशन उत्पन्न होती है, हर साल रेवेन्यू डेफिसिट होता है। अब यहाँ कैपिटल बजट पे आ जाओ। देखो, कैपिटल बजट में 2 पार्ट हैं, कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल रिसीट्स ऐसी रिसीट्स है, पूरा वीडियो बनाया हूं देख लीजिएगा। कैपिटल रिसीट्स एक ऐसी रिसीट्स है जो या तो गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी जनरेट करती है या फिर उसके असेट्स में कमी लाती है। अब लायबिलिटी जनरेट का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है इंटरनल बारोइंग कर ले, बांड बेच ले, ट्रेजरी बिल्स बेच ले, देश के अंदर से किसी तरह का लोन ले ले, या फिर एक्सटर्नल बारोइंग कर ले, भाई आईएमएफ से मांग है, वर्ल्ड बैंक से मांग है, बायलेटरल बारोइंग कर ले, सॉवरेन डेट ले ले, अमेरिका से ले ले, किसी अमेरिका के कॉमर्शियल बैंक से ले ले। तो इसके अतिरिक्त डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, अपने ओएनजीसी के हिस्से को, सेल वेल के हिस्से को 10% सेल करे। तो ये गवर्नमेंट की जो टोटल रिसीट्स, ये जो रिसीट्स है उसे आप कैपिटल रिसीट्स कहोगे। वो या तो गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी चढ़ा रही है, लायबिलिटी का मतलब उसे वापस करना पड़ेगा, ब्याज के साथ मूलधन वापस करना पड़ेगा, तो लायबिलिटी जनरेट करेगी, या गवर्नमेंट के परिसंपत्तियों में कमी लाएगी। इसको आप बोलते हो कैपिटल रिसीट्स, पूंजी प्राप्ति। अब ये कैसा है भाई? ये मेरे लिए रेवेन्यू रिसीट्स आप समझ गए। मेरे लिए रेवेन्यू रिसीट्स क्या था? जो मुझे सैलरी मिल रही है 80,000 वो प्लस 10,000 किराएदार प्लस 10,000 रुपया जो ओला कमा के देता, ये तो मेरी थी रेवेन्यू रिसीट्स। लेकिन कैपिटल रिसीट्स क्या होगी दोस्त? कैपिटल रिसीट्स होगी कि मैंने बैंक से 40 लाख रुपया दिया ताकि मुझे घर खरीदना था, तो मैं बैंक को ब्याज तो दूंगा, मूलधन को ब्याज के साथ वापस करूंगा, लायबिलिटी जनरेट है। 40,000 मैंने होम लोन लिया है तो मुझे वापस करना है, कार लोन लिया है तो मुझे वापस करना है, तो ये क्या हो गया? कैपिटल रिसीट्स। दूसरा, मेरे पास एक जमीन थी लखीमपुर खीरी में, मैंने उसे सेल कर दिया 10 लाख में, तो ये चीजें क्या होती है? इसको हम कहते हैं कैपिटल रिसीट्स, जो आपके ऊपर बर्डन क्रिएट करे, लायबिलिटी जनरेट करे, प्रिंसिपल भी दे, इंटरेस्ट भी दे, या अपने संपत्तियों को सेल करे। आप समझ गए कैपिटल रिसीट्स। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? पूंजीगत व्यय क्या होता है? पूंजीगत व्यय दोस्त ऐसे व्यय होते हैं जो कि इकोनॉमी में प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ा दे। जैसे गवर्नमेंट को यूनिवर्सिटीज बनवा दे, मेगा पावर प्रोजेक्ट बनवा दे, नेशनल हाईवे बनवा दे, एक्सप्रेस वे बना दे, गवर्नमेंट बुलेट ट्रेन चला दे, तो इन तभी प्रोडक्टिव खर्चे को आप कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बहुत ध्यान से सोचिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या कैपिटल डेफिसिट पॉसिबल है? बहुत ध्यान से समझिए। कैपिटल डेफिसिट तब होगा जब कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसीट से ज्यादा हो जाए। मतलब जो मैंने लोन लिया है उससे ज्यादा मैं खर्च कर दूं। आप बहुत ध्यान से सुनिए, 2 लेवल पे हम इसे विचार करेंगे। एक माइक्रो लेवल पे मेरे ऊपर देखिए, और एक देश के ऊपर मैक्रो लेवल पे देखेंगे कि क्या कैपिटल डेफिसिट पॉसिबल है। मेरे लेवल पे आइए। मेरे लेवल पे क्या है? कैपिटल डेफिसिट तब जब रेवेन्यू डेफिसिट हो। बहुत ध्यान से यही समझना है आपको। क्या रेवेन्यू डेफिसिट जब आरडी निगेटिव है, बहुत ध्यान से समझिए, जब आरडी निगेटिव है तो क्या कैपिटल डेफिसिट मतलब ये भी क्या निगेटिव हो सकता है? दोनों एक साथ हो सकते हैं। क्या रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल डेफिसिट एक साथ पॉसिबल है? अब रेवेन्यू डेफिसिट का क्या मतलब है? मेरी 1 लाख सैलरी है और मैं 1,20,000 रुपए खर्च कर रहा हूं, मतलब 20,000 रुपए मैं लोन लेके खर्च करता हूं। सीधी सी बात है, दोस्त से मांगता हूं, बैंक से लेता हूं, कहीं से मांगता हूं। अब क्या ऐसे में क्या कैपिटल डेफिसिट भी पॉसिबल है? कैपिटल डेफिसिट का मतलब क्या हुआ कि मैंने 40 लाख रुपए लोन ले लिए, किससे?
बैंक से, 10 लाख रुपए उधार मांग लिए अपने दोस्त से, अपने रिलेटिव से, तो हो गया 50 लाख रुपए, और प्लस 10 लाख में जो लखीमपुर खेरी की जमीन थी वो बेच दिया। तो अब जरा देखो, 40 लाख रुपए मैंने बैंक से लोन लिया, 10 लाख रुपए अपने रिलेटिव अपने दोस्तों से लोन लिया, और 10 लाख रुपए में अपनी सारी जो है अपनी संपत्ति को बेचा, तो 40, 50 और 60 लाख हो गए। ये हो गया हमारा कैपिटल रिसीट्स। लेकिन मुझे एक घर खरीदना है भाई, और वो घर की कीमत है 80 लाख रुपए, और ये तभी कैपिटल डेफिसिट होगी जब 80 लाख का मैं घर खरीद लूं। अब प्रश्न ये है दोस्त कि क्या मैं 80 लाख का घर खरीद पाऊंगा? क्या मेरे लिए पॉसिबल है? जबकि मेरा रेवेन्यू डेफिसिट है, मेरे पास पैसे बैंक बैलेंस नहीं है 20 लाख रुपए, मैं पहले से ही लोन ले रहा हूं, पहले से ही ब्याज भर रहा हूं। दोस्त ये पॉसिबल नहीं है। जब आप सभी संसाधनों से 60 लाख रुपया लोन ले चुके हैं, तो 80 लाख का आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे कर सकते हैं? बैंक मेरी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 40 लाख लोन दिया, तो उससे ज़्यादा लोन नहीं दे रहा है। मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव 10 लाख मैक्सिमम मेरी क्रेडिबिलिटी है जो मुझे दे चुके हैं। मैं अपने असेट्स को बेच कर दिया हूँ, कुल मिला के मेरे पास 60 लाख है कैपिटल रिसीट्स। तो क्या मैं 80 लाख का खर्च कर पाऊंगा? अगर मैं कर दूं तो कैपिटल डेफिसिट हो जाएगा, 20 लाख माइनस 20 लाख। लेकिन मैं कैसे खर्च करूंगा? ये 20 लाख लाऊंगा कैसे कि मैं वो असेट्स खरीदूंगा? कर ही नहीं पाऊंगा भाई ना। इसलिए मेरे लिए जब रेवेन्यू डेफिसिट है, कैपिटल डेफिसिट कभी पॉसिबल नहीं है माइक्रो लेवल पे मेरे लिए। बहुत ध्यान से समझिएगा, किसी किताब में सही नहीं दिया हुआ। अब मैक्रो लेवल पे आ जाओ, गवर्नमेंट लेवल पे। क्या गवर्नमेंट के लिए जब रेवेन्यू डेफिसिट है, आप जानते हो कि हर साल रेवेन्यू डेफिसिट होता है 1.8%, 2%, 2.8%, हमेशा सोचते हो कि भारत सरकार की रेवेन्यू डेफिसिट है। तो रेवेन्यू डेफिसिट है जब गवर्नमेंट खुद पहले से ही राजस्व प्राप्तियों से ज्यादा राजस्व व्यय कर रही है, टैक्स और नॉन टैक्स से ज्यादा कंजम्पटिव वाले खर्च कर रही है, तो क्या जो लोन उगाई है गवर्नमेंट कैपिटल रिसीट्स, उससे ज्यादा क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर कर पाएगी? अगर कर लेगी तो कैपिटल डेफिसिट होगी, इसे हम मान लेंगे। अब देखिए, गवर्नमेंट पहले से ही क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट में है। अब क्या है? कैपिटल रिसीट्स में गवर्नमेंट ने इंटरनल बारोइंग की, देश के अंदर से लोन लिया, ट्रेजरी बिल बेच दिए, गवर्नमेंट बॉन्ड बेच दिए, है ना, देश के अंदर से लोन लिया, देश के बाहर से IMF से, वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, अन्य देशों से लोन ले लिया, अदर लायबिलिटी GPF PPF का पैसा भी ले लिया। अब इसके पास मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लीजिए गवर्नमेंट के पास जो कैपिटल रिसीट्स है वो 1000 करोड़ की है, 1000 करोड़ की है, और ये क्या है? 1000 की करोड़ की है। और प्लस मान लो गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपए के अपने असेट सेल कर दिए, ONGC का हिस्सा बेच दिया, तो टोटल जो कैपिटल रिसीट्स हो गई 1200 करोड़ की हो गई, 1200 करोड़ की हो गई। अब गवर्नमेंट को मान लो मेट्रो ट्रेन चलानी है, बुलेट ट्रेन चलानी है, एक्सप्रेस वे चलानी है, और गवर्नमेंट को चाहिए 2000 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपए। तो भाई जब गवर्नमेंट के पास 1200 करोड़ है ही, लोन का पैसा है, सब ले चुकी है, इंटरनल एक्सटर्नल डिसइन्वेस्टमेंट भी कर चुकी है, तो ये 2000 करोड़ ये कैसे खर्च करेगी? अगर खर्च कर देगी तो कैपिटल डेफिसिट हो जाएगा। देखो, ये तब पॉसिबल है गवर्नमेंट के लिए, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से, ये तब पॉसिबल है गवर्नमेंट के लिए दोस्त, जब एक तो रेवेन्यू सरप्लस रहता, जो नहीं है, वो भी डेफिसिट में। अगर वहां पैसे बचे होते तो गवर्नमेंट यहाँ यूज कर लेती, लेकिन वो तो पहले से डेफिसिट में, तो वो आपके पास विकल्प नहीं है, आप रेवेन्यू डेफिसिट में। दूसरा विकल्प ये भी है कि जब गवर्नमेंट RBI से जो है 800 करोड़ रुपए डेफिसिट फाइनेंसिंग करा ले, उससे सीधे सीधे 800 करोड़ रुपए RBI से ले ले, नोट छाप के ले ले और फिर खर्च कर ले, तो ये पॉसिबल है। लेकिन आपको मैं बताऊं, 1 अप्रैल 1997, 1 अप्रैल 1997 से ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग की प्रक्रिया थी कि गवर्नमेंट क्या करती थी, एडहॉक ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट क्या करती थी, एडहॉक ट्रेजरी बिल लेके आती है। देखिए, 2 तरह के ट्रेजरी बिल होते हैं, इसको मैंने बताया भी है पहले। एक ट्रेजरी बिल होते हैं जो पब्लिक के लिए आते हैं, उसको आप जनरल ट्रेजरी बिल कहते हैं। उसकी एक मैच्योरिटी होती है कि 91 डेज की ट्रेजरी बिल है, या 14 डेज की ट्रेजरी बिल है, या फिर 182 डेज की ट्रेजरी बिल है, या फिर 364 डेज की ट्रेजरी बिल है। एक तो पब्लिक के लिए आती है, दूसरा एक एडहॉक ट्रेजरी बिल आती थी। देखिए, नाम था एडहॉक, और ये सिर्फ RBI के लिए आती थी। जैसे मान लो गवर्नमेंट को 800 करोड़ रुपया चाहिए, तो 800 करोड़ एडहॉक ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट लेके आती थी, और उसको कोई दूसरा परचेज नहीं करता था, सिर्फ एक परचेज करने वाला था RBI। अब RBI जो ही परचेज करता था उतना पैसे गवर्नमेंट के पास आ जाती थी, गवर्नमेंट खर्च कर देती थी, लेकिन इससे इन्फ्लेशन बहुत आता था। इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया 1 अप्रैल 1997 में कि एडहॉक ट्रेजरी बिल नहीं, बंद होगा। तो आप देखोगे 1 अप्रैल 1997 से अब एडहॉक ट्रेजरी बिल नहीं है। अब आप डायरेक्ट RBI से लोन नहीं ले सकते हो, अब आपको वीज एंड मीन एडवांसेस सिस्टम के तहत टेम्पोररी 3 महीने का लोन RBI देती है और उस पर ब्याज लेती है। तो दोस्त, जब अब आपको RBI लोन नहीं देगी तो क्या आप
कैपिटल डेफिसिट में जा पाओगे क्या? उत्तर है नहीं। जैसे मैं कैपिटल डेफिसिट में नहीं जा पाऊंगा, जितने मेरे पास कैपिटल रिसीट्स है उससे ज्यादा मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने सारे रिसीट्स को ले चुका हूं। अब मैं कैसे करूं? ऐसे ही गवर्नमेंट भी नहीं कर पाएगी भाई। अब आप बहुत ध्यान से सुनिए, एक साथ रेवेन्यू डेफिसिट, बहुत ध्यान से सुनिए, एक साथ रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल डेफिसिट पॉसिबल है ही नहीं। अगर रेवेन्यू डेफिसिट सरप्लस में हो तो कैपिटल डेफिसिट हो सकता है, और अगर रेवेन्यू डेफिसिट है तो ये कैपिटल अकाउंट में सरप्लस होगा। ये बात आपको समझना पड़ेगा, और यही चीज किताब में नहीं समझाया गया। कैपिटल सरप्लस क्या है कि देखो, पहले पता लगा गवर्नमेंट को, अब बहुत ध्यान से आपको समझना है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। अब गवर्नमेंट को ये पता लग गया दोस्त कि हमारे यहाँ सिचुएशन क्या है। हमारे वहाँ सिचुएशन है रेवेन्यू डेफिसिट की, मतलब आरडी है हमारे वहाँ। आरडी का मतलब क्या है? गवर्नमेंट की जो इनकम थी, मान लीजिए 1000 करोड़ थी, 1000 करोड़ थी, और गवर्नमेंट ने खर्च कर दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1500 करोड़। तो यहाँ पे खुद आप माइनस 500 करोड़ के घाटे में, माइनस 500 करोड़ का। इसका मतलब जब गवर्नमेंट अब कैपिटल बजट की बात करेगी तो क्या करेगी? जो कैपिटल रिसीट्स का प्लान करेगी वो कितने की करेगी? पहले देखेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लीजिए पता लग गया गवर्नमेंट को कि जो है 1000 करोड़ का है। 1000 करोड़ नहीं मानते हैं, इसका दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए गवर्नमेंट को पता लगता है कि 800 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो देखो 800 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये खर्च करना है, प्लस माइनस 500 का यहां पे इनको खर्च है। तो ये क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि अब हमको जो रेवेन्यू रिसीट जनरेट करना है 800 करोड़, तो ये जनरेट करना है ताकि ये फाइनेंस हो जाए, और प्लस 500 करोड़ हमको ये लेना है जो ये फाइनेंस हो जाए। तो क्या हो गया, जो कैपिटल रिसीट्स हो गया वो हो गया 1300 करोड़, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया वो हो गया 800 करोड़। इसका मतलब क्या हुआ, 500 करोड़ जो है ये प्लस होगा, कैपिटल सरप्लस होगा। जितना लोन लिए उतना आप कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च नहीं करोगे, उतना एक्स्ट्रा लोगे जो कि आपको रेवेन्यू डेफिसिट को कंपनसेट करे। तो आपने रेवेन्यू रिसीट से क्या किया, इसको ध्यान में रखते हुए रेवेन्यू डेफिसिट को प्लान करते हुए इसको फाइनेंसिंग में यूज किया, और इसका पैसा जो कैपिटल रिसीट्स है, मतलब लोन में कैसे मैं कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिए इस बात को। आज इसको आपको क्लियर करना है, इसको क्लियर करना। पहले आप मुझसे समझिए कि मैं क्या कर रहा हूं, और फिर जो है गवर्नमेंट के लिए मैं समझा रहा हूं कि मेरी सिचुएशन क्या है, फिर गवर्नमेंट आप समझिए क्या सिचुएशन, तब आपको ये माजरा पूरा समझ में आएगा कि क्या दिक्कत चल रही है। अब जरा देखिए मेरी सिचुएशन समझिए आप। जैसे मेरी सिचुएशन ये है दोस्त कि मेरा है रेवेन्यू डेफिसिट, मेरी जो है रेवेन्यू डेफिसिट है मेरा 1 साल का। ये आपको मैं बता चुका हूं कि सारे खर्च एनुअल होते हैं। 1 वर्ष का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है मेरा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो मान लीजिए है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो रेवेन्यू रिसीट्स है, जो मेरी सैलरी है और जो मैंने उबर से या कमाया या फिर जो मैंने किराएदार मुझे दिया, वो जो रेवेन्यू रिसीट्स है दोस्त वो मान लीजिए है 7 लाख रुपए। तो इस साल का मान लीजिए 2000 में 21-22 का बात कर लूं तो 2021-22 में जो मेरी रेवेन्यू डेफिसिट होगी वो कितनी होगी, 12 माइनस 7, 5 लाख, माइनस 5 लाख के घाटे में हूं। ये मेरी है रेवेन्यू डेफिसिट आरडी। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, पूरे साल भर में 7 लाख रुपया मैंने कमाया है और 12 लाख का खर्च कर दिया, खाने पीने के ऊपर उड़ा दिया है, 5 लाख के मैं घाटे में। अब बहुत ध्यान से सुनिए, अब मुझे क्या पता कि मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर में पता लगाऊंगा कि कितना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है मेरी वाइफ लड़ाई कर रही है कि मैं किराए के मकान में नहीं रहूंगी, अब जो है आप ये करो कि एक घर खरीद लो। अब मैं घर खरीदने गया, अब घर खरीदने गया तो मुझे पता लगा कि जो घर है वो यहाँ पे 70 लाख रुपए में मिल रहा है, 70 लाख रुपए में मिल रहा है। ये मुझे पता लग गया कि 70 लाख रुपए में मुझे घर एक मिल रहा है। और ये भी अब मैं ध्यान में रखूंगा, ये हो गया मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर इसी साल का 2021-22 का, 2021-22 का। अब मैं इस वर्ष ये क्या ध्यान रखूंगा कि 5 लाख का तो मुझे रेवेन्यू डेफिसिट है जो इसी वर्ष मैंने इनकम से ज्यादा खर्च किया। तो जब मैं कैपिटल रिसीट्स इकट्ठा करूंगा, यही ध्यान देना है आपको, अब मैं जब कैपिटल रिसीट्स इकट्ठा करूंगा, जब मैं बैंकों से लोन लूंगा, रिलेटिव से लोन लूंगा, तो क्या करूंगा, बैंक से 50 लाख लिया, बहुत ध्यान से सुनिए, बैंक से 50 लाख लिया, अपने असेट्स को सेल किया, जो मेरी लखीमपुर खीरी में जमीन थी उसको बेच दिया, कितने में, मान लीजिए 15 लाख में बेच दिया, 15 लाख में बेच दिया। अब मेरे पास कितने आ गए,
65 लाख। अभी जरूरत कितना है? 5 लाख का, लेकिन मैं दिमाग लगाऊंगा, 5 लाख नहीं, ऊपर का भी 5 लाख ध्यान रखूंगा और मैं अपने दोस्तों से और रिलेटिव से 10 लाख रुपए ले लूंगा। अब मेरे पास जो कैपिटल रिसीट्स कितनी आ गई? 65 10 75 लाख, 75 लाख। और मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करना है? 70 लाख। अब देखो मैं कैपिटल सरप्लस जनरेट करूंगा, कैपिटल सरप्लस जनरेट करूंगा, और ये कैपिटल सरप्लस कितना हो जाएगा हमारा? जो मेरी कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कितनी है? 70 लाख की, और जो कैपिटल रिसीट्स है वो कितनी है? 75 लाख की। तो रिसीट्स, आमदनी ज्यादा, खर्च किया कम, तो ये हो गया मेरा कैपिटल सरप्लस 5 लाख का, और इसी को मैं ये कर लूंगा, ये खर्च कर लूंगा रेवेन्यू को, मतलब कैपिटल सरप्लस जनरेट करके रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा कर लूंगा। बहुत ध्यान से यही समझना है दोस्त कि भारत सरकार भी यही कर रही है। रेवेन्यू डेफिसिट हर साल है और कैपिटल सरप्लस करके उस रेवेन्यू को पाटती है। मतलब जो एक शब्द में समझ लीजिए, अगर भारत सरकार में एनुअली रेवेन्यू डेफिसिट है तो एनुअली कैपिटल सरप्लस होगा। कैपिटल डेफिसिट तब होता दोस्त जब भारत सरकार रेवेन्यू सरप्लस में होती, इसलिए एक रेवेन्यू डेफिसिट उतना ही होगा, बहुत ध्यान से समझिए, जितना कि कैपिटल सरप्लस है। मतलब 5 लाख का अगर रेवेन्यू डेफिसिट है तो 5 लाख का ही कैपिटल सरप्लस होगा, ताकि इसको कंपनसेट आप कर सके। अगर अब भी नहीं समझ में आए नीचे कमेंट करिएगा, फिर मैं समझाऊंगा, लेकिन समझिएगा जरूर, किसी भी किताब में क्लियर कट नहीं लिखा गया है। भारत सरकार कैपिटल डेफिसिट में नहीं है दोस्त, जो किताबों में लोग लिखते हैं कैपिटल सरप्लस में है, और कैपिटल सरप्लस उतना ही है जितना रेवेन्यू डेफिसिट, तो एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं। अब प्रश्न ये है कि बजट डेफिसिट क्या होगा? अब बजट डेफिसिट चूंकि दोनों का जोड़ होता है, बहुत ध्यान से समझिए, अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज बजट डेफिसिट, तो बजट डेफिसिट क्या है? बजट में अगर कैपिटल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट को जोड़ लो तो पूरे बजट का डेफिसिट पता लग जाएगा। तो पूरे बजट का डेफिसिट क्या होगा? अब देखिए आप लोग, बजट डेफिसिट अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई बजट डेफिसिट क्या है, तो जो बजट डेफिसिट है वो क्या होगा? रेवेन्यू डेफिसिट और प्लस कैपिटल अकाउंट का जो डेफिसिट है वो जोड़ लीजिए, कैपिटल अकाउंट या कैपिटल बजट का डेफिसिट आप जोड़ लीजिए। तो ये क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स और प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स। आप इसको लिख सकते हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये लिख सकते हो माइनस कैपिटल रिसीट्स प्लस रेवेन्यू रिसीट्स। इसी को आप लिख सकते हो टोटल एक्सपेंडिचर, बहुत ध्यान से समझिए, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। बस ये जो है आपके बजट डेफिसिट होगी। बजट डेफिसिट है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। बहुत ध्यान से समझिए, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, ये है जो कई बार परीक्षा में पूछा गया, इसलिए मैं इस इक्वेशन को आपके सामने रखा कि कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। अब फिस्कल डेफिसिट क्या था? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस गवर्नमेंट इनकम, ना कि कुल प्राप्तियां, क्योंकि जब मैं कुल प्राप्तियां करूंगा तो रेवेन्यू रिसीट्स भी है और प्लस कैपिटल रिसीट्स भी है, लेकिन यहां पे आपको ध्यान देना है कुल प्राप्तियां। अब ये बजट डेफिसिट क्या मीनिंगफुल है आजकल के समय में? क्या बजट डेफिसिट होता है? उत्तर है नहीं होता है। क्यों भाई, क्यों नहीं होता है? क्यों मीनिंगलेस हो गया है? क्यों बजट डेफिसिट मीनिंगलेस होता है? अब देखो क्यों। मैंने कहा कि बजट डेफिसिट निकालते समय आप रेवेन्यू डेफिसिट ध्यान देंगे, और रेवेन्यू डेफिसिट मान लीजिए भारत सरकार में क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट है मान लीजिए भारत सरकार का 500 करोड़ माइनस 500 करोड़ है। क्यों भाई, क्यों है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है भारत सरकार का? एग्जाम्पल है 1500 करोड़ का, 1500 करोड़ का। और रेवेन्यू रिसीट्स कितनी है? 1000 करोड़ का, 1000 करोड़ का। तो जो रेवेन्यू डेफिसिट आ गई, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, आपने 1000 करोड़ जनरेट किए, टैक्स और नॉन टैक्स 1500 करोड़ खर्च किए, तो ये माइनस 500 करोड़ है। अब भाई जब माइनस 500 करोड़ है तो मैं कैपिटल अकाउंट में अब डेफिसिट नहीं क्या करूंगा? सरप्लस जनरेट करूंगा। और कितना सरप्लस जनरेट करूंगा? प्लस 500 करोड़ का। कैसे? पता लग गया हमको कि जो कैपिटल हमारा खर्चे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मैंने पता लगा दिया कि मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर है इस बार के 1200 करोड़। तो जब मैं कैपिटल रिसीट्स बनाऊंगा, जो मैं लोन लूंगा देश से और देश के बाहर,
तो कैपिटल रिसीट्स में क्या करूंगा, 1700 करोड़ का कर लूंगा। तो यहां पे क्या होगा, मेरा एक्सपेंडिचर ही कम होगा रिसीट से, तो ये क्या हो जाएगा 1700 माइनस 1200 प्लस 500 करोड़, तो ये दोनों क्या हो गए, जीरो हो गए। अब बजट डेफिसिट हमेशा जीरो ही होती है, मीनिंगलेस हो गई है। मीनिंगफुल तब थी 1 अप्रैल 1997 के पहले, 1 अप्रैल 1997 के पहले ये मीनिंगफुल थी। जब ये डेफिसिट होता था तब होता था जब आप अपने टोटल रिसीट्स जो कुल प्राप्तियां हैं उससे कुल व्यय ज्यादा कर पाते। आप जरा सोचिए कैसे पॉसिबल है कि टोटल रिसीट्स से ज्यादा टोटल एक्सपेंडिचर कर पाए। मैंने रेवेन्यू रिसीट्स भी ले लिया और कैपिटल रिसीट्स सारा लोन भी ले लिया, अब उससे ज्यादा मैं खर्च तभी कर पाऊंगा जब मैं आरबीआई से लोन ले लूं, सीधे पैसा छपवा लूं, डेफिसिट फाइनेंसिंग कर लूं और उस पैसे को खर्च कर, तब तो पॉसिबल था। लेकिन अब क्या है, जितनी रेवेन्यू डेफिसिट है उतना ही कैपिटल सरप्लस हम जनरेट करते हैं। हम देख लेते हैं कि कितना हमारे पास उधारी है रेवेन्यू डेफिसिट में, और कैपिटल रिसीट्स जब कैपिटल बजट बनाते हैं तो उतना ज्यादा लोन लेते हैं और कैपिटल सरप्लस में बना लेते हैं और ये आ जाता है जीरो। तो बजट डेफिसिट अब जीरो है या फिर निग्लिजिबल है। अब बजट डेफिसिट की बात करना बेनामी है, इस बात को बहुत क्रिस्टल क्लियर समझिए। नहीं समझ में आए तो फिर कमेंट करिएगा। दोस्तों ये वाली जो चीज है बजट में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको समझना चाहिए। इसका आप वो देखें, एप्लीकेशंस इसका देख लें, इसका इम्पैक्ट देख लें। तो कुल मिला जुला के आप ये समझिए कि मेरी सिचुएशन क्या है और वही सिचुएशन देश की है। मैं रेवेन्यू डेफिसिट में हूँ, मेरी सैलरी है 8 लाख और मैं 12 लाख रुपए खर्च करता हूँ, 4 लाख रुपए घाटे में रहता हूँ। और जब मुझे घर खरीदना होता है, ट्रैक्टर खरीदना रहता है, जेसीबी खरीदना होता है, तो मैं लोन ज्यादा लेता हूँ और लोन लेके मैं प्रोडक्टिव काम नहीं करता हूँ, अनप्रोडक्टिव चीजों के ऊपर खर्च करता हूँ। बहुत खराब है, पापा थप्पड़ मारेंगे, क्या कर रहे हो भाई। लेकिन क्या करिएगा, इसके ऊपर एक दिन हम डिबेट करेंगे कि क्या भारत में जो ये डेफिसिट है लाजमी है या नहीं। आप जरा देखो, भारत सरकार लोन लेके अपनी कैपेसिटी से बाहर खर्च करती है और बजट डेफिसिट में आता है, फिस्कल डेफिसिट है आपके वहां से, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया है। लेकिन आप ये भी तो देखो कि अगर गवर्नमेंट खर्च नहीं करे, गवर्नमेंट एक वेलफेयर स्टेट है, तो सिचुएशन और वर्स हो सकती है। हेल्थ के ऊपर खर्च करना है आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करना है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च नहीं करोगे तो क्या इकोनॉमी ग्रो कर पाएगी। एक बहुत बड़ा डिबेट आजकल शुरू हो गया है कि आप फिस्कल डेफिसिट कम करोगे या फिस्कल डेफिसिट ज्यादा। भारत जैसी इकोनॉमी में अगर गवर्नमेंट अपना हाथ बांध ले और खर्चे कम करे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम खर्च करे, हेल्थ के ऊपर कम खर्च करे, एजुकेशन के ऊपर खर्च कम करे, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के ऊपर कम खर्च करके आप इंफ्रास्ट्रक्चर न दो, तो आपके वहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होगी उस रैपिड इकोनॉमी से। जो आप चाइना के साथ प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं, आप जीत नहीं पाएंगे। तो डेफिसिट ठीक है, मैं लोन लेता हूं लेकिन उसका प्रोडक्टिव यूज करता हूं। अगर मैंने लोन लेके बेहतर बिजनेस किया और बेहतर रिटर्न्स ले लिया तो क्या दिक्कत है। तो आजकल यह भी कहा जाता है कि फिस्कल डेफिसिट बहुत वर्ष नहीं है, फिस्कल डेफिसिट बड़ा है, लेकिन आप अगर लोन लेके प्रोडक्टिव खर्च कर लो तो ये कहीं से बेनामी नहीं होगी। तो दोस्तों ये रहा हमारा ये क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि भारत सरकार में रेवेन्यू डेफिसिट है और कैपिटल सरप्लस है, उतनी ही कैपिटल सरप्लस है जितना रेवेन्यू डेफिसिट, इसलिए पूरा बजट डेफिसिट जीरो हो जाता है। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ख्याल करिएगा। आपके सामने आपका लक्ष्य है, आप और आपके लक्ष्य के बीच में कोई एक है जो आपको लक्ष्य तक पहुंचने में रोक सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। सबके सामने बाधाएं हैं, सबके साथ दुश्वारियां हैं, बड़े प्रॉब्लम है, बड़ी समस्याएं हैं। अगर उस कैमरे को मैं दाएं बाएं आपको घुमा दूं तो मेरे कमरे में ढेर सारी बुक्स दिखाई देगी और मेरे ढेर सारे फाइल वर्क होंगे और ढेर सारी चीजें रखी हैं मुझे ऑफिस का काम करने के लिए। नीचे मुझे बुलाया जा रहा है कि आप खाना खा लो, नहीं तो आज खाना नहीं मिलेगा। चैलेंजेज हर समय है, हर समय चैलेंजेज है, लेकिन उसमें से बेस्ट किस तरीके से आप उसको चैलेंज करते हैं, किस तरीके से अपना सब कुछ देते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मुझे नीचे जाके डांट सुनना पक्का है, खाना ठंडा हो चुका है, लेकिन मुझे था कि मैं पहले ऑफिस वर्क करूंगा। ऑफिस वर्क मैंने निपटाया, उसके बाद मैंने 15 मिनट सोचा कि मुझे क्या आपसे बात करनी है, उसको डिसाइड किया और मैंने अपना काम किया। मुझे हैप्पीनेस मिली, थोड़ा सा सफर करूंगा, लेकिन मुझे हैप्पीनेस क्या है कि मैंने आपको ये चीजें बताई है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सामने प्रॉब्लम आएगी, समस्याएं आएगी, समस्याओं से आप बच नहीं सकते हो, लेकिन उसमें भी सबसे बेस्ट क्या हो सकता है, आप किस तरीके से अपने समय को यूटिलाइज कर सकते हो, टाइम को रिस्पेक्ट कर सकते हो। टाइम को रिस्पेक्ट करो, टाइम आपका बहुत रिस्पेक्ट करने वाला है। दोस्तों अपना बहुत ध्यान रखिए, हमेशा प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नया अपने में अडॉप्ट जरूर करिए, कुछ नया जरूर सीखिए। उस दिन आपका अच्छा होगा जिस दिन आप नया सीखेंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय इकोनॉमिका को देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।